हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी में कॉन्स्टेंट्स के बारे में और विशेष तौर से रियल कांस्टेंट में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कांस्टेंट क्या होता है, कितने तरह के होते हैं और इंटीजर रियल कांस्टेंट क्या होता है, उनके क्या नियम है, ये देखे थे। संक्षेप में फिर से रिवाइज भी कर लेते हैं। कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज। मतलब है कि कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के दौरान अपना मान, अपनी वैल्यू नहीं बदलता। ए कांस्टेंट इज ए क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। कांस्टेंट को हमने मुख्य रूप से दो भागों में, दो कैटेगरी में रखा है, प्राइमरी कांस्टेंट्स और सेकेंडरी कांस्टेंट्स। कौन कौन सी दो कैटेगरी? प्राइमरी कांस्टेंट्स और सेकेंडरी कांस्टेंट्स। फिर इनको आगे पुनः विभक्त किया जैसा कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। प्राइमरी कांस्टेंट को हमने मुख्यतः इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट में कैटेगराइज किया है। प्राइमरी कांस्टेंट की कौन कौन से कैटेगरी बनाए गए? इंटीजर, रियल, कैरेक्टर। सेकेंडरी कांस्टेंट का पुनः कैटेगरी हमने जो डिवाइड की है वो है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम। लेकिन अभी क्योंकि हमने शुरुआत की है सी की, तो हम केवल अपना फोकस इंटीजर, रियल और कैरेक्टर कांस्टेंट पर ही। तो बेसिकली इंटीजर और रियल कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं, अर्थात ऐसे कांस्टेंट है जिन पर कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सकती है। कैरेक्टर कांस्टेंट ये न्यूमेरिक नहीं है, ये है अल्फाबेट यानी कैरेक्टर और अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट से जुड़े हुए हैं। इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट ये बेसिकली किस कैटेगरी में रखे हमने? कैरेक्टर कांस्टेंट में। संक्षेप में रियल कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट के नियम देखते हैं। इंटीजर कांस्टेंट बनाने के क्या नियम है? सबसे मुख्य नियम है कि इट मस्ट नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट। इंटीजर कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जिसमें दशमलव बिंदु मौजूद नहीं होता है। तो an integer number contains neither a decimal point nor an exponent. Thus an integer number is a sequence of digits. Simply क्या है? इंटीजर कांस्टेंट क्या है? डिजिट का समूह विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। तो इसका पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, कम से कम एक डिजिट होना जरूरी है, डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। कोई भी इंटीजर कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कोई साइन नहीं दिया हो तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। जैसे भी मैं आपसे कहूँ 10, कोई साइन नहीं दिया 10 के आगे तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। कोई साइन दिया है -10 तो माइनस का साइन दिया तो भी ये क्या कहलाएगा? इंटीजर कांस्टेंट। नो कॉमास एंड ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट। कोई स्पेशल सिंबल, कॉमा, ब्लैंक, स्पेस आदि भी इसमें अलाउड नहीं है, यानी उनका उपयोग नहीं कर सकते। इसकी इंटीजर कांस्टेंट की रेंज हमने यहाँ मानी है -32768 से +32767 तक। हालांकि ये रेंज डिपेंड करेगी कंपाइलर कितने बिट का। 16 बिट कंपाइलर के लिए रेंज है, 32 बिट कंपाइलर के लिए रेंज थोड़ी और बढ़ जाएगी। इसी तरह हमने रियल कांस्टेंट के नियम देखे थे। तो रियल कांस्टेंट को एक तो दो तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं। एक तो जिसमें डेसिमल पॉइंट होगा अर्थात फ्रैक्शनल फॉर्म, एंड दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो सबसे मुख्य क्या है इसमें? रियल कांस्टेंट में डेसिमल पॉइंट होता है। A real constant must have at least one digit. It must have a decimal point. इसमें दशमलव बिंदु का होना आवश्यक है। ये भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कोई साइन नहीं दिया यानी डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। नो कॉमास, नो ब्लैंक स्पेस आर अलाउड विद इन एन रियल कांस्टेंट। तो इंटीजर और रियल में क्या अंतर है? इंटीजर पूर्णांक होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, विदाउट डेसिमल होते हैं, जबकि रियल कांस्टेंट क्या होते हैं? फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, यानी विद डेसिमल
पॉइंट होते हैं। और इसमें जो हमने गौर करने वाली पॉइंट है वो ये है कि इसको दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कुछ एग्जांपल दिए हैं वैलिड इंटीजर कांस्टेंट्स के, वैलिड रियल नंबर। अगर कोई इंटीजर कांस्टेंट गलत है तो क्यों है, देखिए मान लीजिए ये एग्जांपल है जो जहां मैंने पॉइंटर रखा है। इस एग्जांपल में क्या गलती है, ये इंटीजर कांस्टेंट जैसा दिख रहा है लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉमा का उपयोग किया गया है जो कि अलाउ नहीं है। यहाँ क्या गलती है, इंटीजर कांस्टेंट क्यों नहीं है ये, क्योंकि यहाँ दशमलव बिंदु मौजूद है, इसलिए ये गलत है। आप देख पा रहे हैं 36.07 ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ दशमलव बिंदु लगा हुआ है। ये हमें रियल कांस्टेंट की कैटेगरी में रखना पड़ेगा। 12 ब्लैंक स्पेस 75, यहाँ भी ये इंटीजर कांस्टेंट जैसा दिख रहा है लेकिन ये इंटीजर कांस्टेंट गलत है। क्यों गलत है? ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं रियल नंबर्स के, गलत रियल नंबर के। क्या गलती है इसमें देखिए, 200.25 और बीच में कॉमा भी लगा है, तो पॉइंट तो है लेकिन कॉमा भी है, तो कॉमा अलाउ नहीं है रियल कांस्टेंट में, इसलिए ये गलत है। यह एग्जांपल लिखा 10, क्या ये रियल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दशमलव बिंदु मौजूद नहीं है, ना ही इसका एक्सपोनेंट फॉर्म नजर आ रहा है, इसलिए ये रियल कांस्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रियल कांस्टेंट की रियल कांस्टेंट को जब हम एक्सपोनेंशियल ये फॉर्म में व्यक्त करेंगे तो वो कैसे व्यक्त करते हैं। अभी भी मैंने बताया कि रियल कांस्टेंट को हम फ्रैक्शनल नंबर्स में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल फॉर्म तो हमने देख ली, उसके नियम देख लिए कि दशमलव बिंदु होना आवश्यक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसी होती है, तो इसमें नंबर को दो भागों में बांटकर व्यक्त करते हैं। कोई भी रियल कांस्टेंट है तो या कोई भी कांस्टेंट है तो वो पहली बात तो कब उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्यक्त करेंगे, जब नंबर बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा छोटा होता है। कब व्यक्त करेंगे? वह जब नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है या बहुत ज्यादा छोटा है तो उस कांस्टेंट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्यक्त करते हैं। रियल कांस्टेंट्स आर ऑफन कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। द रियल कांस्टेंट कुड बी रिटन इन टू फॉर्म्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और फ्रैक्शनल फॉर्म। कौन कौन सी दो फॉर्म? अभी भी बताया मैंने, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी बता सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रियल कांस्टेंट इज यूज्ड इफ द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज आइदर टू स्मॉल और टू लार्ज। किसी भी रियल कांस्टेंट को हम दो तरह से व्यक्त करते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। एक तो फ्रैक्शनल फॉर्म में अर्थात दशमलव बिंदु होना जरूरी होगा, दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कब काम में लेते हैं, जब वैल्यू अर्थात कांस्टेंट बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा छोटा होता है तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इन exponential form of representation, the real constant is represented in two parts. The part appearing before E is called mantissa, whereas the part following E is called exponent. बहुत आसान है कि जब भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे किसी नंबर को तो उसको दो भागों में बांटकर व्यक्त करते हैं। बीच में आता है ई और ई से पहले आता है मैंटिसा और ई के बाद में आता है एक्सपोनेंट, यानी नंबर के दो भाग हो गए, एक मैंटिसा और एक्सपोनेंट। कौन कौन से दो भाग हुए? नंबर को जब एक्सपोनेंट फॉर्म में व्यक्त करेंगे तो नंबर को दो भागों में बांटकर व्यक्त करते हैं, एक होता है मैंटिसा और एक होता है एक्सपोनेंट। मैंटिसा ई और बीच में होता है ई, ई के एक तरफ होता है मैंटिसा और एक तरफ होता है एक्सपोनेंट। तो हमने यही लिखा है कि द पार्ट अपियरिंग बिफोर ई, चाहे वो कैपिटल में चाहे स्मॉल में, द पार्ट अपियरिंग बिफोर ई इज कॉल्ड मैंटिसा। ई से पहले वाला भाग क्या कहलाएगा? मैंटिसा। और ई के बाद वाला भाग क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट। और बीच में क्या आएगा? ई। तो समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर को व्यक्त करते वक्त दो भागों में बांटकर व्यक्त करते हैं, एक मैंटिसा एक एक्सपोनेंट। अभी मैंटिसा क्या होता है? The part appearing before E is called mantissa. The part following E is exponent. यानी E के पहले वाला भाग मैंटिसा, E के बाद वाला भाग एक्सपोनेंट। अब यहीं पे चूंकि मैंने लिखा रियल, तो जो मैंटिसा होगा वो हमेशा रियल होगा। मैंटिसा क्या होगा? रियल। रियल यानी विद डेसिमल पॉइंट। एक्सपोनेंट क्या होगा? पूर्णांक होगा, यानी विदाउट डेसिमल पॉइंट।
यहाँ प्लस और माइनस के चिन्ह भी लगे देखिए। तो मैंटिसा रियल होगा, यानी डेसिमल पॉइंट सहित होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई साइन नहीं दिया हो तो पॉजिटिव कहलाएगा। अब इधर आते हैं ई के बाद वाले भाग पर, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ये बिना डेसिमल पॉइंट के होगा, पूर्णांक होगा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई साइन नहीं दिया हो तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो भी हमने समझा, दीज आर द रूल्स फॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रियल। Following rules must be observed while constructing real constants expressed in exponential form. ये नियम है जो भी अभी हमने समझे कि किसी भी रियल नंबर को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्यक्त करते हैं तो उस वक्त हमें ये नियमों का पालन करना होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द मैंटिसा पार्ट एंड एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय ए लेटर ई। मैंटिसा और एक्सपोनेंशियल दोनों पार्ट आपस में किससे अलग अलग सेपरेट हुए रहते हैं, एक लेटर, एक अक्षर ई से। The Mantissa part may have a positive or negative sign. Default sign of Mantissa is positive. The exponential part must have at least one digit, which must be positive or negative integer. Default sign is positive. अभी अभी हमने देखा कि दो भाग होंगे, ई के पहले वाला भाग मैंटिसा, ई के बाद वाला एक्सपोनेंशियल पार्ट। मैंटिसा हमेशा एक रियल नंबर होगा जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, कोई साइन नहीं दिया हो तो डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। इसी तरह एक्सपोनेंशियल पार्ट में क्या होगा, रियल, ये पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, डिफॉल्ट साइन इसका भी पॉजिटिव। रेंज ऑफ रियल कांस्टेंट्स एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 3.4e माइनस 38 से लेकर 3.4e प्लस 38, या माइनस 3.4e माइनस 38 से लेके माइनस 3.4e प्लस 38। ये इसकी रेंज है, ये भी डिपेंड करेगी कितने बिट का कंपाइलर हम काम में ले रहे हैं। जब हम किसी संख्या को घातांक यानी एक्सपोनेंशियल, हिंदी में उसको घातांक कहते हैं, एक्सपोनेंशियल के रूप में कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस प्रकार की संख्या को एक्सपोनेंट फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहा जाता है। ऐसी संख्या के हमेशा निम्नानुसार दो भाग होते हैं, मैंटिसा व एक्सपोनेंट। एक उदाहरण लिया है, इस तरीके का प्रयोग करके बड़ी बड़ी संख्याओं को घातांक अर्थात एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दर्शाया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण लिया है, यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बहुत बड़ी संख्या लिखी है, इसमें 8 तो जीरो लगे और 12 के आगे कितने जीरो लगे, 8। तो इसको अपने को मान लीजिए थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन जिसे कहते हैं उसमें लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 12 गुणा 10 की पावर 8, 12 इंटू 10 रेज टू पावर 8, ऐसा लिख सकते हैं हम इस नंबर को, क्योंकि इसके आगे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 10 रेज टू पावर 8। और दूसरे रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 9, यानी 10 से गुणा कर दिया, 10 से भाग दे दिया, तो ऊपर एक पावर बढ़ गई, तो ऊपर तो हो गई 9, नीचे जो 10 था उसका मतलब हो गया 1.2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैथमेटिक्स में और थोड़ा चेंज करें तो इसी संख्या को हमने क्या लिखा, 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 9। तो यहाँ पर ये जो 1.2 है ये कहलाएगा मैंटिसा, और ये जो 10 रेज टू पावर 9 है ये वाला भाग कहलाता है एक्सपोनेंट। लेकिन जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्यक्त करते हैं तो ये 10 रेज टू पावर 9 वाले हिस्से में से 10 हटा देते हैं और इसकी जगह क्या लिख देते हैं, ई। 10 हटा के ई लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखिए ये वैल्यू थी, ये हमने इसको 1.2 और 10 की जगह क्या लिख दिया, ई और 09। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी संख्या को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये और उदाहरण लिया हमने, 1.2e माइनस 05 वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, आगे प्लस नहीं दिया तो भी डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, ये भी वैलिड है, डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं दिया, प्लस नहीं दिया तो भी पॉजिटिव माना जाएगा, ये भी पॉजिटिव माना जाएगा। ये इनवैलिड क्यों है,
क्योंकि मैंटिसा रियल होना चाहिए, एक्सपोनेंट इंटीजर होना चाहिए। ये जो हम मैंटिसा को रियल कह रहे हैं, एक्चुअल में दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या है? एक जो स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसके अंतर्गत इट शुड बी रियल, और ये क्या होगा? हमेशा इंटीजर। तो इस नंबर में क्या गलती है कि इसका जो एक्सपोनेंट पार्ट है ये रियल दिया, जो कि गलत है। ये होना चाहिए पूर्णांक यानी इंटीजर। अच्छा, आप कुछ और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई वैल्यू है बहुत ज्यादा छोटी है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में व्यक्त करना है, तो पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदल के देखते हैं। ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट के बाद 7 डिजिट है, तो हम लिख सकते हैं इसको 567 567 गुना 10⁻⁻⁷ और इसको सिंप्लीफाई करें 5.67 इंटू 10⁻⁻5। हमने लिखा था 567 इंटू 10⁻⁻7। फिर इसको 100 से गुणा और 100 से भाग करा, तो ये हो गया 5.67 इंटू 10⁻⁻5। तो ये वाला हिस्सा तो एज इट इज लिख लिया, ये रहा, और इसकी जगह क्या लिख दिया? ई, ये रहा, और इसको भी ज्यों का त्यों लिख दिया, तो ये हो गया -0.5। जीरो लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे की तरफ लगाया तो हमने देखिए इसको एज इट इज लिखा, यहाँ पे क्या लगा दिया? ई और -0.5। इसी तरह ये एक उदाहरण और देखिए यहाँ पे, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 6.79 इंटू 10⁻⁻8। ये एज इट इज लिख दिया 6.79 और ई -0.8। इस एग्जाम्पल में भी -7.6 ई -0.8। इसको कैसे बदलेंगे? 3.589 ई प्लस 8। तो ये हमने आज देखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रियल कांस्टेंट, जो कि नंबर जब बहुत ज्यादा छोटा या बहुत ज्यादा बड़ा होता है तब काम में लेते हैं, और इसमें मैंट्रिसा और एक्सपोनेंट दो पार्ट होते हैं, और इनके नियम हमने विस्तार से देखे। थैंक यू स्टूडेंट्स।